हाँ, 2.5 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। 2.6 है मनी। अब ये पोयम भी बहुत डीप मैसेज हमको दे रही है कि हमको लाइफस्टाइल कैसे स्पेंड करनी है। द पोएट, अब आवाज नहीं आना चाहिए बॉस। द पोएट विलियम डेविस has beautifully penned down the poem Money. He says, when I had money, money oh, I knew no joy till I went poor. इसमें बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट लाइन में रिपीटिशन, द वर्ड मनी इज रिपीटेड. इट कैन ऑल्सो बी एक्सक्लेमेशन. ठीक है, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर. तो जब मेरे पास बहुत पैसा था, मुझे जॉय पता चला ही नहीं, हैप्पीनेस क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं चला. कब तक? जब तक मैं पुअर नहीं हुआ, जब तक मैं फिर से गरीब नहीं हुआ, तब तक मुझे खुशी क्या है ये पता ही नहीं चला. फॉर मनी अ फॉल्स मैन as a friend, for many a false man as a friend came knocking all day at my door. क्योंकि जब मेरे पास पैसा था तब क्या हुआ, बहुत सारे, many a false man as a friend, बहुत सारे झूठे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे दोस्त बनकर, एक झूठा दोस्त बनकर मेरे पास आए, जो सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास आए थे. देन मयंक बाहर जा, बाहर जा पहले तो. ये इधर आके बैठ, इधर आके बैठ. तेरे को जगह नहीं हो रही, तू उठ वहां से. 1 मिनट में उठ वहां से, पहले वहां से उठ, यहाँ पे आके बैठ. जल्दी आ, अरे उठ, जल्दी उठ. हाँ तो बिना बैग किया, बुक तो लाया नहीं वैसे भी तूने. उठ वहां से, चल जाओ उधर. जल्दी जाओ उधर. हाँ, then felt I like a child that holds. अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन और सिमिली का भी एग्जांपल है वो. लाइक वर्ड आ गया, लेकिन पहले इन्वर्जन, क्योंकि प्रोज ऑर्डर जो है वो चेंज किया हुआ है. ठीक है. देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो. और जब मैं गरीब हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ थे, और मैं जैसे ही गरीब हुआ वैसे वो सारे दोस्त गायब हो गए, तब मुझे उस बच्चे की तरह फील हुआ जिसके हाथ में एक ट्रम्पेट है. ट्रम्पेट मतलब वो शादियों में बजती है ना, जो उस ट्रम्पेट की तरह, जो उसके हाथ में तो है लेकिन उसने बिल्कुल भी वो ट्रम्पेट बजानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो बजा देता है. और वो बजाने की वजह से उसको जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम सेम मेरे साथ हुआ है. बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड नॉट टू स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. अब वो जो उस बच्चे के हाथ में जो ट्रम्पेट है उसने बजा दी, लेकिन उसको ओकेजन समझ में नहीं आया. एक आदमी मरा हुआ है, वहां पे वो ट्रम्पेट बजा रहा है. तो उसी तरह से मुझे फील हुआ. आई डेड नॉट टू स्पीक, आई डेड नॉट टू स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. मैं ये झूठी दुनिया को ये बताना ही नहीं चाह रहा था
कि मैं गरीब हो चुका हूं। आई डेड नॉट स्पीक, डेड नॉट स्पीक मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। अब जब से मैं गरीब हुआ हूं, जब से मेरे पैसे खत्म हुए हैं, तब से मैंने ये दुनिया को ऑब्जर्व किया है, लोगों को ऑब्जर्व किया है, और मैंने देखा है कि कैसे गरीब लोग जो है इनके दिल हमेशा खुश रहते हैं। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क एंड मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और कैसे इन गरीब लोगों की जो वाइव्स है, इनकी जो घर में वाइफ्स है, ये किस प्रकार इनके काम की तारीफ करती है दूसरे लोगों के सामने। हम लाइक बीज मतलब हम, सिंग विथ क्लोज्ड लिप्स। तो किस प्रकार इनके घर की औरतें दूसरों के सामने इनके काम की तारीफ करती रहती है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न टिल नाइट मतलब मॉर्निंग टिल नाइट। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. तो जब मैं इन गरीब लोगों को हंसते हुए देखता हूं और ये जो रईस लोग हैं इनको एक कोल्ड फ्राउन में देखता हूं। फ्राउन, फ्राउन मतलब इरिटेटेड या एंग्री, ठीक है। तो जब मैं इनको कोल्डली एंगर करते हुए देखता हूं तब मुझे रियलाइज होता है कि गरीब लोगों को बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, रईस लोगों को थोड़ा छोटा बनने की जरूरत है, एक खुशहाल समाज की स्थापना करना है। तो when I had money my many friends proved all untrue। जब मेरे पास पैसा था तब मेरे बहुत सारे दोस्त अनट्रू साबित हो गए। अनट्रू मतलब जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बट नाउ आई हैव नो मनी, ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। अब जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे फ्रेंड्स एकदम ट्रू फ्रेंड्स है, जो सिर्फ मेरी वजह से मेरे दोस्त है, मेरे पैसे की वजह से नहीं। हालांकि वो दोस्त बहुत कम है लेकिन वो सारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे आपके पैसे, आपकी शान और शौकत की वजह से आपके आसपास लोग मंडराते हैं और हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा बहुत माहौल है। वो माहौल तुम्हारी पर्सनैलिटी का नहीं है, वो माहौल तुम्हारे कैरेक्टर का नहीं है, वो सिर्फ जो चकाचौंध तुम दुनिया को दिखा रहे हो उसकी वजह से। साले वो बस स्टैंड पे बैठते ना, वैसे बैठे हुए तू। शोभता तेरे को ऐसे बैठना? पैसा पैसा कर रहा वहां पे। हेलो हेलो, हेलो, पढ़ो पोएम। कुछ डाउट होगा तो बताओ मुझे। स्पेशल इफेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच कितनी है? एक है इन्वर्जन, एक सिमिली, एक एक्सक्लेमेशन और रिपीटिशन। और भी कुछ होगी तो पढ़ लो उसमें से। इसमें पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। ये है एंटीथेसिस, अपोजिट आइडियाज इन द सेम लाइन। पुअर रिच,
अप एंड डाउन, तो एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। मॉर्न टिल नाइट, ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। हम, ये ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, इतने हैं। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको सेगमेंट्स दिए थे चार सेगमेंट में तीन तीन ऑप्शन में से कौन सा अटेम्प्ट करना है वो बताया था। पहले इसमें आपको अटेम्प्ट करना है वर्चुअल मैसेज। ऐसे भी हो सकता है ना इस एग्जांपल में कि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं हो तो स्प्लिटिंग नहीं, वैसा नहीं है। ये क्या डेट तो है, ये हो सकता है यार, ये इसका ही पार्ट है, मतलब ये इसका पार्ट होगा, इसलिए वहाँ पे मेंशन है डेट और ये लिखना है टाइम। मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट, वो लिख लो। वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट जो है मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। ये फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा डेट और टाइम राइट साइड में, फिर रिसीवर्स नेम ऊपर आएगा, रिसीवर्स नेम किसको भेज रहे, फिर बॉडी और फिर सेंडर्स नेम। आपको दूसरा, उसके अलावा दूसरे जो दो है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको जितनी भी प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मैसेज की करना है। एसओपी और ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है वो सेगमेंट में। क्या बोले? 100% आएगा ना। जनरली ये इनफॉर्मल मैसेज होता है, क्योंकि कोई रिलेटिव, कोई आपके सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड को लिख रही है, बेटा पापा को लिख रहा है। हॉस्पिटल के हाँ, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है बस। मेरे को बैच के बाद बता। $100 to $150 शायद ही आए,
ठीक है. सो दिस इज सेगमेंट ए. देन आफ्टर दिस तुषार है ना तू, कुशल आउट क्विकली. ए भाई लास्ट सेकंड रो. अबे पार्क में बैठा है क्या, पार्क में बैठा है क्या तू. बी, इसमें आपको 3 ऑप्शंस है, वो तीनों भी इजी है. वो तीनों आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं. आपको जो इजी टॉपिक आया वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसमें रिपोर्ट राइटिंग भी इजी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इजी है और ईमेल राइटिंग भी इजी है. उसमें जो सैंपल्स दिए हुए हैं वो सैंपल्स भी आपने एक एक बार बुक में लिख के देखा तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कि करना क्या है. उसमें सबसे इजी टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन मैंने कितने एग्जांपल, उसमें 3 है 4 है 2 है, मैंने जो नोट्स दी उसमें. अब वो 5 क्वेश्चंस में हार्डली 50 क्वेश्चंस होंगे. वो 50 क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको वो 50 क्वेश्चन में से ही कोई 10 क्वेश्चन वहां पे लिख के आने हैं. आपके मन से कुछ भी नहीं करना है. तो जहां तक मैं एडवाइस करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे पहले देखना है किसको लिखने के लिए पूछा है. उसके हिसाब से अगर आप पूरे 10 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते होंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. उसके बाद जाना ईमेल राइटिंग के लिए. और अगर ये दोनों नहीं जम रहे तो फिर रिपोर्ट. यस, इंट्रो आपने लिखा तो भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं लिखा तो भी कोई मार्क्स कट होंगे नहीं. वो सिर्फ एक एडिशन है कि आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा दिख रहा है. वो जो इससे पहले जब हम लोग किया था तो उसके बाद में बेसिक्स लिखा था कि जैसे चाइल्डहुड पे पूछा है तो चाइल्डहुड पे किया तो चाइल्डहुड का क्वेश्चन लिखा था. इसलिए नहीं समझ रहा. चाइल्डहुड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड कैसा गया था उस सामने वाले पर्सन का. एक मिनट आप मुझे पहले पूरा क्वेश्चन बताओ क्या आया था. एक समझो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हाँ. उसका हमको इंटरव्यू करना है. हाँ. तो उसमें हमको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ा कि उसका नाम क्या है, उसकी अचीवमेंट क्या है, सो एंड सो. उसके बाद फर्स्ट उस पे बेसिस था कि फर्स्ट बेसिस पे हम क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड है तो चाइल्डहुड के बारे में. हाँ, तो वो अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में हाँ, तो अगर समझो तुमको सीरियल ऑर्डर भी दी है, पहले चाइल्डहुड पे पूछो फिर जो भी नेक्स्ट सेगमेंट दिया है, तो तुम्हारे पास तो क्वेश्चंस रेडी है ना. तुमको सिर्फ ऊपर के नीचे शफल करना है. वो इट इज नॉट अ बिग डील. कुछ भी नहीं लिखना पड़ता. ये आपको सिर्फ समझो आप इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 शुरू कर दिया तो भी आपको ये यहाँ पे 4 में से 3.5 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे. आपने अगर 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन में सपोज ये जो 10 क्वेश्चन लिखे आपने वहां पे आपको 2.5 मार्क मिले हैं और ये इंट्रोडक्शन की वजह से आपको 3 मिल जाएंगे. ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव XYZ पर्सनैलिटी इन आवर स्टूडियो एंड बीइंग अ करस्पॉन्डेंट ऑफ जी माजा I will have his or her response on the following questions. इसके मार्क्स मिलने वाले नहीं है. इंटरव्यू, when we read the topic interview questions, it is strictly related to the 8 to 10 questions we frame. उसमें आपको सिर्फ ये देखा जाना है कि आपका स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, बस. मैंने अभी बोला है कि इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन आप लिखोगे तो उसके ना तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और ना लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं. अगर ये 10 क्वेश्चंस आपने एग्जैक्टली जैसे चाहिए वैसे लिख दिए
तो आपको वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं भी लिखे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ऑन एन एवरेज पहले ये 5 मार्क का आता था तो 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते थे, अब ये 4 मार्क के आ रहा है तो 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, हाफ मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। आपको दिखेगा, कोई बुक रेफर करोगे आप तो आपको वो इंट्रोडक्शन दिखेगा। अब मुझे बताओ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखने में आपको कितना टाइम जाने वाला है? लिख दो, नुकसान तो कुछ है नहीं। 16, ठीक है। फिर थर्ड सेगमेंट जो है, इसमें मैं जहां तक एडवाइस करूंगा आपको कंपेयरिंग राइटिंग लिखना है। कंपेयरिंग राइटिंग क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे स्कूल में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे इवेंट्स की प्रेजेंटेशन हम बचपन से सुनते आए हैं। एक होस्ट होता है, वो पूरे प्रोग्राम का होस्टिंग करता है, गेस्ट को इनवाइट करना, लाइटिंग द लैंप है उसके लिए डिग्निटरीज को बुलाना, फिर अलग अलग प्रेजेंटेशन जो करने वाले लोग हैं उनको बुलाना। तो जो कंपेयरिंग राइटिंग है मेरे ख्याल से 2 सैंपल दिए हुए उसमें मैंने 2 है। पहला कौन से टॉपिक पे? स्कूल प्रोग्राम। दूसरा एनुअल डे। ज्यादा से ज्यादा आपको आएगा फेयरवेल का, तो वो 2 पढ़ लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। टॉपिक सेम है, कुछ भी अलग नहीं। पॉइंट्स यानी हेडिंग देंगे, उसके नीचे प्रेजेंटेशन, फिर हेडिंग देंगे प्रेजेंटेशन, फिर हेडिंग देंगे प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? दिया हुआ रहेगा टॉपिक। अगर नहीं भी दिया रहा है तो बहुत इजी, फिर तो तुम कुछ भी लिख सकते, है ना? नहीं, सबसे मेन बात ही वो है। उसमें ऑर्डर चेंज करेंगे तो अगर हम लाइटिंग द लैम्प एंड में करेंगे क्या मतलब है? तो उसका ऑर्डर फिक्स है, इसके लिए सबसे इजी है वो। हाँ, उसके साथ स्पीच राइटिंग है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया तो छोड़ ही दो, वो बचपन से करते आ रहे हैं। वो अगर गिरे पड़े में आपको कंपेयरिंग राइटिंग का टॉपिक हार्ड आ गया, स्पीच राइटिंग का टॉपिक हार्ड आ गया, तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जाएंगे। नहीं तो स्पीच 10th तक स्पीच लिखी हमने, एक पैराग्राफ कॉमन है, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई एम XYZ एंड आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। उसके बाद तुमने इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में कुछ भी लिखे, कुछ भी, तो भी मार्क्स मिलेंगे बॉस। ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, वहां सिंधी में कुछ की कुछ लिख के आए तुम। वहां थोड़ी बोल रहे हो नरेंद्र मोदी को बुलाओ, वहां किसी को भी चलता। क्लियर? उसके बाद सेक्शन डी, इसमें है अपील, उसके अगेंस्ट है आपको ब्लॉग और है रिव्यू। ये रिव्यू है, बुक रिव्यू नहीं है, नॉट नेसेसरली कि बुक का। आपको बोलेंगे कोई मूवी का रिव्यू लिखो, कोई बुक का रिव्यू लिखो, तो इसमें गो फॉर अपील राइटिंग। इधर आ, एडवर्टाइजमेंट और अपील में एक थिन लाइन का डिफरेंस है बस। एडवर्टाइजमेंट में भी हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपील में भी हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके 3 या 4 सैंपल मैंने दिए अपील के, देखो कितने,
3 है, 2 है, वो अलग अलग टॉपिक पे है। आप इससे ज्यादा रेफर करना है तो इंटरनेट पे सैकड़ों मिल जाएंगे। फॉर्मेट देख लो क्या करना है, उसके हिसाब से लिखना, ठीक है। अगर अपील नहीं आया तो फिर रिव्यू की तरफ जाना। ब्लॉग नहीं लिख पाएंगे अपन, मैंने ब्लॉग का एग्जांपल दिया है उसमें एक, लेकिन ब्लॉग आप अटेम्प्ट मत करना। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स। अब हमारे सिर्फ 2 पोएम्स बाकी है, वो मैं मंडे को कंप्लीट करूंगा एंड देन इट विल बी डन। वो भी बता दूं।